नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना का गलवान और तवांग में प्रदर्शित किया गया पराक्रम और साहस प्रशंसनीय है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे क्षेत्र का दौरा किया। कहा, ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, संसाधनों का सावधानीपूर्वक और सोच समझकर उपयोग करना समय की आवश्यकता। भारत और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल जारी और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में आज रात वेलेंसिया में भारत का मुकाबला स्पेन से। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सैनिकों ने हर अवसर पर साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गलवान और तवांग में भारतीय सेना ने अग्रिम मोर्चे पर अपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन किया है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों? मैं स्वयं पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। आज नई दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें भारत के रक्षा उत्पादों पर टिकी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार वर्ष 2025 तक $22 अरब का निवेश आकर्षित करना चाहती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा और विकसित बनकर ही भारत महाशक्ति बन सकता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न तो किसी देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और न ही इसका इरादा किसी देश की 1 इंच भी जमीन हथियाने का है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस विरासत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत $20 खरब की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार $35 खरब का है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय दुनिया के सभी प्रमुख देश मंदी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में अन्य देशों के मुकाबले महंगाई की दर कम है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, पर आप देखेंगे तो अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में इन्फ्लेशन कम है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की महंगाई को कम करने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए और उसका परिणाम भी हमारे सामने अब आने लगा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में तैनात भारतीय जवानों की बहादुरी के कारण ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित है। श्री रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की निंदा की, जिन्होंने कहा था कि चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा है, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। श्री रिजिजू ने कहा कि श्री राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना का अपमान और देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश को अपनी सेना पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निंदा की। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश की सेना की वीरता और साहस पर देशवासियों को गर्व है, लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणी भारतीय सेना के मनोबल को कम करती है। हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। ये नया भारत है। अपना पराक्रम, अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी है, हर नागरिक खड़ा है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।
खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट अगले 25 वर्ष के लिए भारत की तैयारी का खाका पेश करेगा। फिक्की के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसमें पिछले बजट की मूल भावना भी बनी रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेघालय और त्रिपुरा की यात्रा के दौरान 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राज्य अधिवेशन केंद्र शिलांग में परिषद की आधिकारिक बैठक के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया है। परिषद द्वारा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में विभिन्न बुनियादी परियोजनाओं और अन्य विकासोन्मुख कार्य में सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे मेघालय के 4G टावर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त वे कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वितों के लिए गृह प्रवेश की शुरुआत करेंगे। ये सभी आवास 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं और इससे 2 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला में सरकारी डेंटल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इन संसाधनों का बेतहाशा उपयोग करने के बजाय इनका सम्यक उपयोग किया जाना चाहिए। कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में श्री यादव ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की प्रधानमंत्री की अपील को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश के वनाच्छादित इलाके और वन्य जीवों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि घोषित रामसर स्थलों की संख्या की दृष्टि से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय अनाज भंडार में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि अगले वर्ष 1 जनवरी तक करीब 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध होगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 15 दिसंबर तक केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध था। मंत्रालय का कहना है कि उसने देश भर में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय भंडार में पर्याप्त मात्रा में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है ताकि खाद्यान्न के मूल्य नियंत्रण में रहें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत को पूरा भरोसा है कि वह G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान अन्य देशों के साथ मिलकर जैव ईंधन गठबंधन बना सकता है। कल बेंगलुरु में श्री पुरी ने बताया कि 2025 तक देश में एथेनॉल का उत्पादन 1,000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए भारत जल्दी ही एथेनॉल के 20% मिश्रण वाला ईंधन E20 उपलब्ध कराएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
भारत के साथ खेले जा रहे चट्टोग्राम क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को जीत के लिए 513 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन पर समेट दी। दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच बृहस्पतिवार से ढाका में खेला जाएगा। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात 8:30 बजे क्रोएशिया का मुकाबला मोरक्को से होगा। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को और फ्रांस ने मोरक्को को हराया था। फाइनल मुकाबला कल रात 8:30 बजे अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस के बीच खेला जाएगा। FIH महिला नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मेजबान स्पेन से होगा। कल सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में आयरलैंड को 2-1 से पराजित किया। बेंगलुरु छावनी रेलवे यार्ड को अगले वर्ष फरवरी तक नया रूप दे दिया जाएगा। दूसरे चरण में 480 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु छावनी में विश्व स्तरीय हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय हरित भवन बनाने की भी योजना है। यार्ड में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म होंगे जिन्हें बेंगलुरु और आसपास के नगरों को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। स्नातक स्तर के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले वर्ष 21 से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया फरवरी महीने में शुरू होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विषयों की संख्या और प्रश्न पत्र का प्रारूप पहले जैसा ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की टिप्पणियों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणी बेहद निंदनीय, अपमानजनक और कायरतापूर्ण है। उन्होंने ये बयान सत्ता में बने रहने और सरकार बचाने के लिए दिया है। इस बयान का लक्ष्य विश्व को गुमराह करना और इस तथ्य से ध्यान हटाना है कि पाकिस्तान आतंकियों की प्रमुख शरणस्थली बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यवस्था को पारदर्शी और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर कार्य विधियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना और नागरिकों के जीवन में शासन के हस्तक्षेप को कम करना हमेशा से सरकार का प्रयास रहा है। लगातार दूसरे वर्ष 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने आगामी 25 वर्ष के अमृतकाल में भारत को गौरवशाली और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पुराने हो चुके हजारों कानूनों को हटाया है, कई अनावश्यक अनुपालनों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है और कई छोटी चूकों को अपराध के दायरे से बाहर निकाला है। नई दिल्ली में इस महीने की 19 तारीख को होने वाले उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे और वे देश भर में मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह के लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। इस त्रासदी में सबसे अधिक 74 मौतें सारण जिले में हुई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हादसे पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि इस संबंध में अब तक 213 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना का गलवान और तवांग में प्रदर्शित किया गया पराक्रम तथा साहस प्रशंसनीय है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे क्षेत्र का दौरा किया। कहा, ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, संसाधनों का सावधानीपूर्वक और सोच समझकर उपयोग करना समय की आवश्यकता। और भारत और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल जारी।
और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में आज रात भारत का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।